के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है नियंत्रण। जैसा कि इसके पहले बताया गया था कि प्रबंध के मूलभूत कार्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 नियुक्तिकरण, नंबर 4 निर्देशन और नंबर 5 नियंत्रण होते हैं। तो इस प्रकार से प्रबंध के जो मूलभूत 5 कार्य बतलाए गए हैं उनमें से यह 5वां जो कार्य है नियंत्रण आज का टॉपिक है। ध्यान देंगे। अब इसी के बारे में जानकारी आप सभी को दी जा रही है। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा कि प्रबंध के कार्य फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत ये देखा जाए तो प्रबंध के जो मूलभूत 5 कार्य बतलाए गए हैं उनमें नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 नियुक्तिकरण, नंबर 4 निर्देशन और नंबर 5 नियंत्रण। इस प्रकार से प्रबंध के मूलभूत 5 कार्य होते हैं, जिनमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन के बारे में जानकारी इसके पहले वाले वीडियोज में दे दी गई है। आज का जो टॉपिक है नियंत्रण, इसी के बारे में जानकारी आप सभी को दी जा रही है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और याद भी रखेंगे। ध्यान दें। नियंत्रण। नियंत्रण का आशय किसी उपक्रम में प्रत्येक कार्य स्वीकृत योजनाओं तथा निर्गमित निर्देशों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं, एवं प्रत्येक कार्य का किस्म व मात्रा निश्चित स्तर के हैं या नहीं, यह देखना होता है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान देने वाली बात होती है इसमें कि यदि किसी उपक्रम में होने वाले प्रत्येक कार्य यदि निर्धारित योजनाओं एवं निर्गमित निर्देशों के अनुसार नहीं हो रहे हैं एवं उसके कार्य निश्चित किस्म एवं निश्चित मात्रा के नहीं हैं, तो उस पर ध्यान देना होता है, उस पर नियंत्रण करना होता है। तो इस प्रकार नियंत्रण के अंतर्गत जांच पड़ताल के साथ साथ सुधारात्मक कार्रवाई को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो कार्य निर्धारित किया गया है उसके संदर्भ में जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं के तहत वह कार्य हो रहा है कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी होती है और जानकारी जिस प्रकार की मिलती है उस पर सुधारात्मक कार्रवाई भी करनी होती है। तो प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण ठीक उसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार से किसी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रत्येक दिन उपस्थित भी रहता है, कक्षा में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनता भी है, पुस्तकों का अध्ययन भी करता है, लेकिन जब तक उसकी विभिन्न परीक्षाएं नहीं ली जाती हैं तब तक उसकी प्रगति का अवलोकन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक इसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत नियंत्रण लागू होता है, यानी नियंत्रण के अंतर्गत जांच पड़ताल के साथ साथ सुधारात्मक कार्रवाई को भी सम्मिलित किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है
नियंत्रण के अंतर्गत जो 4 बिंदु क्रमशः दिखलाई दे रहे हैं, यह श्री एलन के अनुसार बताए गए नियंत्रण के संदर्भ में कुछ बिंदु हैं जिनकी जानकारी दी जा रही है। नंबर 1, हिसाब देता तथा जवाब देता का मापदंड स्थापित करना। श्री एलन के अनुसार नियंत्रण के संदर्भ में कही गई ये पहली बात है, ये पहला बिंदु है, हिसाब देता तथा जवाब देता का मापदंड स्थापित करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी उपक्रम में या संस्था में कार्य करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको जो कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो उस कार्य के संदर्भ में उनकी जवाबदेही बनती है। तो वास्तव में किसी कार्य के प्रति किस प्रकार की जवाबदेही बनती है, इसके लिए जो मापदंड स्थापित करना होता है, यह नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। जैसे मान लीजिए किसी को कुछ पैकिंग के लिए दिया गया, तो पैकिंग करने के संदर्भ में ये बात जरूर बताई जाएगी कि आपको 6 घंटे में कितनी मात्रा में पैकिंग कर देना है। काउंटिंग अगर किया जाए तो आपको ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 200 वस्तुओं की पैकेजिंग कर देना है। तो निश्चित रूप में एक मापदंड स्थापित किया गया कर्मचारी के लिए कि उसे 6 घंटे में कम से कम 200 वस्तुओं का जो पैकेजिंग है, पैकिंग करने की जो व्यवस्था है, उसको पूरा कर लेना है। तो अब यदि वो कर्मचारी 6 घंटे के अंदर 200 वस्तुओं की पैकेजिंग नहीं कर पाता है, तो इसके प्रति उसकी जवाबदेहिता बनती है। तो ये नियंत्रण के अंतर्गत ही आता है। नंबर 2 देखा जाए, वास्तविक प्रगति के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप विवरण तैयार करना। तो वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक संस्था, प्रत्येक उपक्रम के अंतर्गत जो भी क्रियाकलाप होते हैं, तो उसकी प्रगति का जो निर्धारित रिपोर्ट तैयार करना होता है, जो विवरण तैयार करना होता है, वो निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ही तैयार करना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे रिपोर्ट तैयार करके हम उच्च अधिकारियों के पास भेज देते हैं, यह कदापि सही नहीं माना जाता है। और यहाँ तक कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो डांट फटकार भी सुनना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि नियंत्रण को देखा जाए तो दूसरा जो बिंदु बनता है श्री एलन के अनुसार, कहते हैं कि वास्तविक प्रगति के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप विवरण तैयार करना। यानी वास्तव में जो निर्धारित मापदंड हैं वास्तविक प्रगति के संदर्भ में, उसी के अनुरूप विवरण तैयार करके आपको अपने उच्च अधिकारियों को देना होता है, भेजना होता है। तो नियंत्रण का ये दूसरा बिंदु हो गया। अब तीसरा जो बिंदु है, नियोजित एवं वास्तविक कार्य प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करके विचरणों का पता लगाना। देखिए, वास्तव में प्रबंध के मूलभूत कार्यों की अगर बात की जाए तो जैसा कि 5 कार्य बताए गए हैं, इनमें से पहला कार्य है नियोजन। और नियोजन से ही संस्था के जो अन्य कार्य हैं, प्रबंध के जो अन्य कार्य हैं, वे संचालित होते हैं। यानी सर्वप्रथम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना रचना तैयार की जाती है और उसी के अनुरूप कार्य को किया जाता है, तब जाकर के सफलता प्राप्त होती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो तीसरा जो बिंदु कह रहा है कि नियोजित एवं वास्तविक कार्य प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन, यानी जो पूर्व नियोजित है, यानी संस्था में जिस प्रकार का कार्य होना है, उस कार्य के संदर्भ में जो योजना बनाई गई है वह नियोजित हो गई। अब वर्तमान में जो कार्य हुए हैं उसकी क्या प्रगति है, वास्तविक कार्य प्रगति, वर्तमान में जो क्रियाकलाप हुए हैं उपक्रम में, तो वर्तमान में उसकी जो कार्य प्रगति है, इन दोनों का, यानी जो योजना बनाई गई थी और वर्तमान में जो वास्तविक कार्य की प्रगति है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। और तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद से जो डेविएशन होते हैं, जो विचलन होते हैं, उनका पता लगाना होता है। यानी कहाँ पर उतार चढ़ाव किस प्रकार से रहा है, उसकी जानकारी हमें करनी होती है। नेक्स्ट नंबर 4 जो बिंदु है, तुलनात्मक कार्रवाई करना, तुलनात्मक नहीं बल्कि चौथा जो बिंदु है, सुधारात्मक कार्रवाई करना।
तो कहने का तात्पर्य है श्री एलन के अनुसार नियंत्रण के अंतर्गत चौथा बिंदु बताया गया है सुधारात्मक कार्रवाई करना, अर्थात उपक्रम में जिस प्रकार के कार्य को करने की व्यवस्था लागू की गई है उस कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई पड़ती है जो कि जांच पड़ताल में सामने आता है, तो वास्तव में उस कमी को कैसे दूर करना है ये आता है सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत। तो नियंत्रण के संदर्भ में 3 बिंदुओं को पूरा करने के बाद से यदि कहीं पर कोई कमी दिखाई पड़ती है तो उस कमी को दूर करने के संदर्भ में सुधारात्मक कार्रवाई भी करना होता है। तो इस प्रकार से नियंत्रण के अंतर्गत श्री एलन के अनुसार बताए गए प्रत्येक बिंदु को क्रमशः प्रत्येक बिंदु के बारे में क्रमशः जानकारी दी गई। और इसके साथ ही साथ यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रबंध के जो मूलभूत 5 कार्य बतलाए गए हैं उनमें से यह अंतिम कार्य है नियंत्रण, जो कि प्रभावी होता है। जब नियंत्रण ठीक प्रकार से होता है तो संस्था की वास्तविक प्रगति की जानकारी मिलती है और उसके संदर्भ में सुधारात्मक कार्रवाई भी ससमय करना होता है, जिससे कि संस्था को अधिकाधिक लाभ की प्राप्ति होती है और संस्था ससमय अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाती है।